बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, सबसे पहले तो वो जो हमारा रूटीन का क्वेश्चन है कि कल तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी उसमें कोई किसी की क्यूरी। कल हमने इंडिफरेंस कर्व को डिस्कस किया था और ऑर्डिनल अप्रोच को डिस्कस किया था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS की डिस्कशन की थी और इंडिफरेंस कर्व के हवाले से हमारी डिस्कशन कंप्लीट हुई थी कि जी इंडिफरेंस कर्व क्या होती है और उसके बारे में बातचीत हमारी कंप्लीट हुई थी। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? चलें, गुड, दैट्स ग्रेट। अगर आपको कोई इशू नहीं है उसी तरह से जैसे अभी हम लास्ट में इकोनॉमिक के लॉ देखते हुए आ रहे हैं और उसमें हमने डिस्कशंस में ये चीज़ देखी कि हर एक लॉ के अंदर हम कुछ अजम्पशंस कहते हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि अदर थिंग्स, जो ये चीज़ें उनको हाजिर होना उनका प्री रेक्विजिट्स है। अगर हम बात जो कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व की, जैसे हमने बात की कल उसमें भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्री रेक्विजिट्स हैं इंडिफरेंस कर्व की बातचीत के लिए। क्या प्री रेक्विजिट है? रैशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनैलिटी जो सी है वो कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंट बिहेवियर की बातें कि एक अगर उसको कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फेक्शन देता है तो दूसरा कॉम्बिनेशन भी सेम सेटिस्फेक्शन देता है। और रैशनल बिहेवियर के मुताबिक है कि चेंज इन क्वांटिटी, नंबर्स में चेंज की वजह से वो इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसकी उसकी डिस्कशन हमने की थी। यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या था? यूटिलिटी को हमने नंबर्स में डिफाइन किया था। ऑर्डिनल अप्रोच में हम नंबर्स में डिफाइन नहीं कर पा रहे, हम कंपैरिजन में डिफाइन कर रहे हैं। कल जैसे एप्पल और ऑरेंजेस का मुकाबला करके हमने देखा था। इसी तरह से डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डीएमयू होल्ड कर रहा होगा। वो ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर डीएमयू का लॉ होल्ड करता है, उसके लिए हमने ये इंडिफरेंस कर्व देखी है। अगर कोई ऐसा एक्टिविटी है जो कि जिसके पे डीएमयू का लॉ होल्ड नहीं करता, वो वहां पे फिर हमारी ये जो इंडिफरेंस कर्व की बातचीत है वो दुरुस्त नहीं होगी। तो यहाँ पे जरूरी है कि डीएमयू होल्ड कर रहा हो, जिसकी वजह से DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये ट्रू साबित होगा। फिर कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, चॉइस में कंसिस्टेंसी है। अगर वो पहले में कहा उसने कि एक ऑरेंज इज मोर गिव मी मोर सेटिस्फेक्शन, आई विल प्रेफर वन ऑरेंज ओवर वन एप्पल, तो वन ऑरेंज और वन एप्पल का जो कंपैरिजन है ये कंसिस्टेंट है थ्रू आउट दी अदर कॉम्बिनेशन। वो एक जो उसने पहले हमें डिफाइन करके दे दिया, वो डेफिनेशन चॉइस वो कंसिस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द कॉम्बिनेशन। और प्रेफरेंस आर नॉट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। ये क्या बात है? कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कहा, कंज्यूमर ने कहा कि जनाब मुझे A इज मोर लाइक B एंड आई लाइक C मोर देन B, तो आप इस इक्वेशन से ये आप नतीजा अखज कर सकते हैं कि कंज्यूमर लाइक्स A मोर देन C।
इस नतीजे से, इस इक्वेशन से फॉर एग्जांपल हम इसको चेंज कर लेते हैं, बी लाइक मोर देन सी। क्या कि मुझे प्रोडक्ट ए बी की निस्बत ज्यादा पसंद है, मुझे प्रोडक्ट बी सी की निस्बत ज्यादा पसंद है। तो जब उसको ए बी की निस्बत ज्यादा पसंद है और सी की निस्बत बी उसको ज्यादा पसंद है, तो दैट मीन्स के उसको सी और ए का जब कंपैरिजन होगा, ए और सी के कंपैरिजन में वी कैन क्लियरली सी के कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस समझ नहीं आई जी। मैं वो भी बता देता हूं। जब सी और ए का कंपैरिजन होगा तो इसके कंपैरिजन में हम वी कैन क्लियरली सी कि जनाब ए को वो प्रेफर करेगा। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, मुझे ए सी को मैं ज्यादा प्रेफरेंस करूंगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, इन दो बातों की ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी अगर हमने इसको मान लिया तो इसलिए वो कह रहा है इफ ए कस्टमर प्रेफर्स ए टू बी एंड बी टू सी देन ही मस्ट देयरफॉर प्रेफर ए टू सी, जो हमने बात की। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस की समझ नहीं आई। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस क्या था? आई लाइक वन ऑरेंज लाइक वन ऑरेंज ओवर वन एप्पल, ये हमने कल देखा था, ओवर वन एप्पल, याद है? फिर हमने कहा था जनाब ये तो आपकी बात समझ आ गई, ये कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस की बात कर रहा हूं। अब ये चॉइस हमने कहा अगर आपके पास ऑरेंज एक ही हो लेकिन एप्पल आपको दो दे दिए जाए, तो क्या ये फिर भी आपको एक ऑरेंज पसंद ज्यादा होगा? उसने कहा था नहीं सर, इस सूरत में जब आप ये चॉइस देंगे तो यहां पे आई विल हैव इक्वल सेटिस्फैक्शन। और फिर हमने कहा अच्छा वन ऑरेंज कंपेयर्ड विद, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, 3 एप्पल, तो अब भी क्या, तो उसने हमें एक कंपैरिजन करके दिया, नहीं अब ये इस तरफ चली जाएगी, 3 एप्पल विल गिव मी मोर सेटिस्फैक्शन देन वन ऑरेंज। तो ये चॉइस का उसने हमें कॉम्बिनेशन के जरिए से चॉइस में कंपैरिजन वो हमें बताया, जिसकी बेस के ऊपर हमने पूरी अपनी कॉम्बिनेशंस को और सेट्स को डिस्कस किया और फिर वहां पे हमने कैलकुलेशंस की, इंडिफरेंस कर्व बनाई। तो ये जो चॉइस है ये इसी तरीके की रहेगी। फोरगोएबल चीजें कम होती जाएंगी डीएमयू की वजह से, डीएमयू की इंपैक्ट की वजह से। वो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप हाई करते जाएंगे, आप कहेंगे नहीं इतना नहीं इतना, लेकिन जो आपकी कंसिस्टेंसी इन योर चॉइस है दैट विल रिमेन देयर, द चॉइस रिमेन्स कंसिस्टेंट ओवर टाइम पीरियड। क्लियर है अलीशा? गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेबल। जो गुड्स हम बात कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेबल है। Utility can be maintained by exchanging the quantity of goods consumed in any quantity. Exchangeable है, जैसे हमने ये बात कही ऑरेंज की, एप्पल की बात कही, तो ये एक्सचेंजेबल है। ऑरेंज पे हर्ष कर दें, एप्पल पे हर्ष कर दें, एक्सचेंजेबल है। तो उसके जब तक एक्सचेंजेबल नहीं होंगी हमारा कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकेगा। कल जो हमने बातें की थी कि ना वो ए कॉम्बिनेशन और हमारी 10 शर्ट्स थी, एक पैंट थी, तो वो अगर एक्सचेंजेबल नहीं है, शर्ट्स के बदले में हमें पैंट मिल सकती है, चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए पॉसिबिलिटी होगी, उसकी चॉइस के अंदर कॉम्बिनेशंस बनाने की पॉसिबिलिटी होगी। और अगर कोई इस तरह के एक्सपेंसेस हैं जो कि एक्सचेंजेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कौन सी है कि आपकी एजुकेशन और हेल्थ, एग्जाम्पल एक देख रहे हैं, आप एजुकेशन ले लें या हेल्थ ले लें, तो हम कहेंगे नहीं सर हमें तो दोनों चीजें चाहिए।
ये नहीं हो सकता कि फोरगो कर दें एजुकेशन को हेल्थ के लिए। हमारे यहाँ तो आमतौर पे कर देते हैं कि एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, अगर दवाई लेनी है तो शायद फीस के पैसे नहीं बनेंगे। लेकिन आपकी कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर आप कहते हैं जी कि हमें एक्सचेंजेबल नहीं है, दीज आर नॉट इंटरचेंजेबल, हम उनको चेंज नहीं करना चाहते, वी वांट टू स्टिक विद देम, हम वो प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे जब हम डिस्कशन कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व के अंदर, तो हम चाह रहे हैं कि हम उस चीज की डिस्कशन करें जिसके ऊपर आप अपने खर्चा को चॉइस में लेकर आ रहे हैं। अगर तो वो एक्सचेंजेबल ही नहीं है तो फिर तो वो खर्चे के अंदर चॉइस की बात ही नहीं आएगी ना। आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास जो खर्चा है, जो पेमेंट, जो मेरे पास इनकम है, मैंने एजुकेशन पे भी खर्च करनी है और हेल्थ पे भी खर्च करनी है, तो फिर तो चॉइस नहीं आएगी ना। चॉइस आएगी वहां पे जहां पे मेरे पास 1,000 रुपये है और उस 1,000 रुपये से मैं कोई बुक खरीद सकता हूँ, मैं कोई अपनी सिनेमा की टिकट खरीद सकता हूँ, मैं कोई अपना फूड खरीद सकता हूँ। तो इसी 1,000 रुपीज को हमने खर्च करना। अगर मैं 1,000 में से तकसीम कर दूं, नहीं सर 1,000 नहीं, मैंने 500 जो है ना वो तो मैंने सिनेमा की टिकट लेनी ही लेनी है, ये तो चॉइस से ही बाहर चला गया, ये तो चॉइस से ही बाहर चला गया, तो फिर इसकी तो कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। चॉइस में जो होगी यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग 500 रह जाएगा, आपके पास ये चॉइस आपने निकाल दी, इन दो में से आपके पास चॉइस करनी है इंटरचेंजेबल। तो डेफिनेटली जब भी वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व में हम दो कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, ईदर दिस और दिस, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। क्लियर है? अजम्पशंस के अंदर कोई इश्यू तो नहीं? ये अजम्पशंस हैं क्या कि इंडिफरेंस कर्व जो हमने कल पढ़ी थी कि जनाब इंडिफरेंस कर्व होती है, और इंडिफरेंस कर्व की शक्ल भी हमने कल देखी थी, इस तरह से आईसी की शक्ल बनती थी। तो उसके अंदर वो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की डिस्कशन चल रही है कि जनाब ये जो हमने कहा था कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा इन तमाम कॉम्बिनेशन के ऊपर, उसकी पीछे ये बेसिक चीजें कंप्लीट होंगी तो फिर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बातें करेंगे। रैशनैलिटी, ऑर्डिनल अप्रोच, डीएमआरएस, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस होगी, प्रेफरेंस सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होंगी और गुड सब्स्टिट्यूटेबल होंगी। तो फिर आप इस इंडिफरेंस कर्व को की जो हमारी विजन है, जो हमारा इसके बारे में ख्याल है, उस ख्याल को दुरुस्त समझेंगे। अगर इनमें से कोई चीज भी नहीं होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस नहीं होगी, डीएमआरएस नहीं होगा, ऑर्डिनल अप्रोच की बातें नहीं होंगी, सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स की बातें नहीं होंगी, तो फिर हमारी इंडिफरेंस कर्व को हम नहीं ऑब्जर्व कर सकेंगे। क्लियर है? अजम्पशंस हम बार बार फोकस मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब आप अजम्पशंस को पढ़ते हैं ना, तो अजम्पशंस के अंदर आपको लगता है कि जनाब फिर तो हमें हमारा लॉ अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो भाई यही तो बात वो कह रहे हैं कि अगर आपका ये चीजें होंगी तो आपका लॉ अप्लाई नहीं होगा। आपकी इंडिफरेंस कर्व जो हमने ये बात कही, डीएमआरएस और इस तरह से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये नहीं होगा। इसके होने के लिए, इसकी एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी है कि जनाब ये चीजें हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंसान इस दुनिया में है, लेकिन इंसान के इस दुनिया में रहने के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं कि जनाब ऑक्सीजन मौजूद हो, आपकी खाने की चीजें मौजूद हो, आपकी नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो आप पूरी कर सकते हो, इन्वायरमेंट आपके रिहाइश के काबिल हो, आप अपनी जो सर्वाइवल की एक्टिविटीज हैं, खाने के लिए अपने इक्विपमेंट्स वगैरह चीजें, वो चीजें पूरी कर सकते हैं। इसमें से कोई एक चीज भी खत्म कर दें, इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन खत्म कर दें, तो क्या होगा? इंसान नहीं रह सकेगा। आज दुनिया के ऊपर इंसान रह पाता है, हम कहते हैं कि ह्यूमंस आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। उसकी रीजन क्या है?
वो प्री रेक्विजिट्स मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से वो इंसान यहाँ पे दुनिया में रह पा रहा है। ये इंसान चांद पे जाके नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि वो प्री रेक्विजिट्स जो आपकी एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ के लिए जरूरी है, वो वहां पे मौजूद नहीं है। मार्स में जाके नहीं रह पाता। इसी तरह से जो हम लॉज पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लॉज, वो एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्री रेक्विजिट्स मौजूद हैं। अगर प्री रेक्विजिट्स उनके खत्म कर दिए जाएं तो वो लॉ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? अजम्पशन की मेरा ख्याल है इससे बेहतर एग्जाम्पल आपके लिए नहीं हो सकती। ये हमने बार बार पढ़ा था, थ्रू आउट इंडिफरेंस कर्व मेंटेन करेगी। जी, लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आईसी इंडिफरेंस कर्व। 5 प्रॉपर्टीज हमने इंडिफरेंस कर्व की देखनी। कौन कौन सी हैं? 1, आईसी इज ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप। नेगेटिवली स्लोप, ये क्या बात हम कह रहे हैं? नेगेटिवली स्लोप, नेगेटिवली स्लोप का मतलब क्या होता है? मैथ जिन्होंने पढ़ी है उनको तो आइडिया होगा, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी उनके लिए भी। नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि आपकी अगर 2 वेरिएबल्स हैं, यू हैव 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं, तो नेगेटिवली स्लोप का मतलब क्या है कि उनके दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप है। जी, अलीशा ने हमें सही बताया, उनके दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स क्या है कि अगर आपका एक्स इंक्रीज हो रहा है तो आपका वाई डिक्रीज हो रहा है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर x इंक्रीज होगा y डिक्रीज होगा, अगर y इंक्रीज होगा तो x डिक्रीज होगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। तो अगर आप इसको इनवर्स रिलेशनशिप को ड्रा करेंगे, जैसे हम यहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इसको अगर आप ड्रा करेंगे तो यू विल सी कि आपका जो कर्व है, your curve will be downward sloping। जब x1 था y 4 था, जब x2 था y3 था, जब x3 था y2 था, जब x4 था y1 था। यू हैव अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, जिसको हम बात कर रहे हैं नेगेटिवली स्लोप। डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करती है। नेगेटिव स्लोप की बात जब हम करेंगे तो दैट मीन्स नेगेटिवली स्लोप। इसको हमने इकोनॉमिक्स में बेतहाशा जगह पे इस्तेमाल करना है कि जी हमारी कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है, नेगेटिवली स्लोप्ड है, तो हमने काफी जगहों पे इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब इंडिफरेंस कर्व के अंदर, इंडिफरेंस कर्व में इट मस्ट बी नेगेटिवली स्लोप्ड। अगर नेगेटिवली स्लोप्ड नहीं होगी, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारी पॉजिटिवली स्लोप्ड होगी तो क्या मतलब है कि सेम इन डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। यानी कि अगर x में इजाफा हुआ है तो y में भी इजाफा होगा, फिर x में इजाफा y में भी इजाफा, x में इजाफा y में भी इजाफा।
जब x और y की ये कंडीशन हो जो हमने अभी ग्रीन के साथ लिखी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3, 4 के ऊपर 4, तो आपकी इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप थी दैट मस्ट बी ए पॉजिटिवली स्लोप कर्व, लेफ्ट से राइट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व दैट इज पॉजिटिवली स्लोप। अगर तो पॉजिटिवली स्लोप्ड होती तो उसका मतलब क्या होना था कि आपका ये कॉम्बिनेशन जो 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है, this must give you more satisfaction, less satisfaction than 2 to 2 the combination. Combinations के दरमियान में अगर पॉजिटिवली स्लोप्ड होती तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं होना था। हमने इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ा है कि वो कॉम्बिनेशंस दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन ही फ्लॉड हो जाती, वो खराब हो जाती अगर पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होती। सो दैट मीन्स आवर इंडिफरेंस कर्व मस्ट हैव टू बी a negatively sloped, and inverse relationship between the two products must exist there to maintain the same level of satisfaction. Clear है जी? हाजा की मुश्किल अल्लाह की मुश्किल। लाफी मुश्किल। अच्छा, सेकंड हमने पढ़ना है जनाब, हमारी जो प्रॉपर्टी है, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ओरिजिन के कॉन्वेक्स होती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। तो वही जो बातें हमने पहले पढ़ी थी अपने कॉन्केव टू ओरिजिन के लिए, अगर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ना हो तो क्या होगी? या तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, या कॉन्केव होगी, या कॉन्वेक्स होगी। ये तीन ही हमने पढ़ी हैं, तीन ही तरह की कर्व्स हो सकती हैं। स्ट्रेट लाइन होगी तो इसका मतलब है कि DMRS हमने देखा है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट स्लोप होती है DMRS, दैट मीन्स। और हमारी इंडिफरेंस कर्व की हमने क्या पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को हम DMRS कहते हैं, याद है? इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को हम DMRS कहते हैं। क्यों DMRS कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमने पढ़ा था चेंज इन y ओवर चेंज इन x, दैट इज आवर DMRS। तो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप कांस्टेंट होती। तो जो हमने कल सारे दिन की स्टडी की कि DMU की वजह से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हासिल करने के लिए वी विल बी एबल टू स्पेयर फोरगो लेस एंड लेस एंड लेस। जो शर्ट्स और पैंट्स की एग्जांपल थी हमारी, तो उसमें हमने DMRS को बड़ा खंगाला था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर आप कहेंगे कि नहीं सर स्ट्रेट लाइन है, तो फिर तो आपका सारे का सारा जो कल केस आपने बिल्ड किया था DMU की बेस के ऊपर, वो केस ही आपका फ्लॉप हो जाएगा। फिर अगर वो कॉन्केव टू रीजन है, तो कॉन्केव टू रीजन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कॉन्केव टू रीजन के अंदर पढ़ा था कि स्लोप इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है। यहां पे स्लोप इस तरह थी, इधर स्लोप इस तरह, स्लोप इंक्रीज हो रही है। स्लोप इंक्रीज का मतलब क्या है कि हमारा DMRS, स्लोप क्या है? DMRS, और DMRS इंक्रीज हो रहा है। ये देखे ना, इस पॉइंट पे स्लोप इस तरह है और इस पॉइंट पे स्लोप इस तरह है। स्लोप इंक्रीज हो रही है, जो एंगल ऑफ स्लोप है दैट इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब क्या होता कि DMRS इंक्रीज कर रहा है।
और DMR इंक्रीज करने का मतलब क्या होता कि हमारा DMU फॉल्स हो जाएगा। जो हम कहते हैं कि एडिशनल जो यूनिट मिलेगा उसके लिए हम कम अपने जो अदर प्रोडक्ट है उसको फोरगो करने को तैयार हैं। तो एडिशनल यूनिट के लिए तो हम ज्यादा प्रोडक्ट फोरगो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा DMRS इंक्रीज कर रहा है, स्लोप ऑफ द कर्व इज इंक्रीजिंग, हमारे कॉन्केव होने की वजह से स्लोप ऑफ कर्व इज इंक्रीजिंग। कोई मुश्किल, कोई अंडरस्टैंडिंग में इशू? नॉक नॉक, माइक टेस्टिंग 1 2 3। और फिर हमारे पास एक आखिरी रह गई कि कॉन्वेक्स टू रीजन। कॉन्वेक्स टू रीजन में क्या हो रहा है, हमारी स्लोप डिक्रीज हो रही है। यहां से देखें ये और ये स्लोप डिक्रीज हो रही है। इस पॉइंट के ऊपर स्लोप का एंगल ये था और इस पॉइंट के ऊपर स्लोप का एंगल ये है। जब स्लोप डिक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स कि DMRS डिक्रीज हो रहा है। DMRS डिक्रीज हो रहा है तो DMU का जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये ओके हो जाता है, डिमिनिशिंग मार्जिन इक्विटी का कॉन्सेप्ट। तो एक चीज तो हमने ये भी पढ़ ली, इसमें भी किसी को कोई इस प्रॉपर्टी के अंदर भी कॉन्वेक्स टू रीजन के होने के अंदर भी किसी को शक तो नहीं? कोई शक नहीं है। ला रही माफी है, वो कुरान की किताब आयत भी है। अच्छा जी, थर्ड, तीसरी बात कहते हैं हायर द IC हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर IC हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर IC हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जनाब अगर आपके पास दो इंडिफरेंस कर्व हैं, इंडिफरेंस कर्व 1 एंड यू हैव इंडिफरेंस कर्व 2, ये दो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व हैं। इन दो इंडिफरेंस कर्व के अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं, ऐसा ही है। प्रोडक्ट्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, Y एंड X प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, उन कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं। तो हम अगर ये देखना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट है दिस पॉइंट A एंड पॉइंट B, पॉइंट A और पॉइंट B के ऊपर हमारे पास सेम Y की क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल Y1, Y की हमारे पास सेम क्वांटिटी है, लेकिन पॉइंट A और पॉइंट B के ऊपर डिफरेंस क्या है? पॉइंट A और पॉइंट B के ऊपर डिफरेंस है हमारी X की क्वांटिटी। एक कॉम्बिनेशन है X1 के साथ और एक कॉम्बिनेशन है X2 के साथ। ऐसा ही है ना? ये ग्राफ में किसी को समझ ना आ रही हो, एग्जाम्पल की समझ ना आ रही हो, इसी एग्जाम्पल को हम अच्छा X इसकी जगह Y की जगह पे हम कह लेते हैं कि जी ये शर्ट्स हैं और ये पैंट्स हैं। 10 Y1 जो है वो 10 है और ये 1 है और ये 2 है। अब दो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन A के अंदर हमारे पास 10 शर्ट्स एंड 1 पैंट है, Y और X, ये कॉम्बिनेशन है। और कॉम्बिनेशन B के अंदर हमारे पास 10 शर्ट्स एंड 2 पैंट्स हैं। ऐसा ही है ना? इसमें अंडरस्टैंडिंग में तो इश्यू नहीं है। हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जब हम सेम लाइन के ऊपर जा रहे हैं तो आपको X की क्वांटिटी फर्क हो रही है, X की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन
वाई तो हमने सेम लाइन के ऊपर लिया ना, तो हमारे पास वाई के अंदर अगर शर्ट्स हैं 10 शर्ट्स और 1 पैंट और 10 शर्ट्स एंड 2 पैंट, तो किसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बड़ा होगा? कहां पे, किस कॉम्बिनेशन के अंदर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें ज्यादा मिलेगा? डेफिनेटली हमारे पास जहां पे हमारी क्वांटिटी 10 शर्ट्स और 2 पैंट्स की क्वांटिटी है, वहां पे हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा। रीजन ये है कि 10 शर्ट्स और 1 पेन की क्वांटिटी, तो यही वजह है। और दूसरी हमने बात करी थी, तमाम पॉइंट्स के ऊपर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। तो इसका मतलब हुआ अगर इसके कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी के अंदर बी कॉम्बिनेशन को हायर सेटिस्फैक्शन है, तो इसके तमाम कॉम्बिनेशंस के अगेंस्ट इसके तमाम कॉम्बिनेशंस को हायर सेटिस्फैक्शन है। अंडरस्टैंड और नॉट? एक बात सिर्फ टेक्निकल थोड़ी सी थी, हमने यहां पे डिस्कस किया कि जनाब ए इज लेस देन बी, ये हमने डिस्कस किया। और उसके साथ ही हमने कह दिया जब ए इज लेस देन बी, तो हमने ये भी कह दिया IC1 इज लेस देन IC2, ये भी हमने साथ ही इधर से इंफर किया। आप कहेंगे सर नहीं, ये तो एक कॉम्बिनेशन की हमने बात कही थी। तो सर एक कॉम्बिनेशन की बात से अगर हम एक कॉम्बिनेशन के अंदर भी हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल का ये डिफरेंस है, तो हम ये चीज नतीजा निकाल सकते हैं कि जनाब क्योंकि इंडिफरेंस कर्व 1 के तमाम कॉम्बिनेशन के ऊपर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना है। ये इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि तमाम जो कॉम्बिनेशन होंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। ये लाजमी है, इंडिफरेंस कर्व के मौजूद होने के लिए ये चीज जरूरी है, ये डिफाइन किया हमने। तो उसी की बेस के ऊपर हमने ये चीज भी आहत कर ली, ये नतीजा भी निकाल लिया कि जनाब जब एक कॉम्बिनेशन के अंदर हम देखते हैं कि ए इज लेस देन बी, और ए जो सा है वो इंडिफरेंस कर्व 1 के ऊपर लाई करता है और बी इंडिफरेंस कर्व 2 के ऊपर लाई करता है, तो दैट मींस के इंडिफरेंस कर्व 1 इज लेस देन इंडिफरेंस कर्व 2। तो हमारी जो बात थी कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जैसे जैसे आपकी इंडिफरेंस कर्व इंक्रीज करती जा रही है आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उसमें क्वांटिटीज आप बढ़ते जा रहे हैं, सेम पॉइंट के ऊपर आपको दूसरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। दैट इज द रीजन। अंडरस्टूड और नॉट स्टूड? देन वी हैव ICs नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ICs एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। नंबर 4, ICs never intersect each other। इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। इसको समझने के लिए लेट्स सी कि हम कहते हैं कि जी कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट कर दिया, इंडिफरेंस कर्व ने एक दूसरे को कट कर दिया। दिस इज IC1, दिस इज IC2। इंडिफरेंस कर्व ने एक दूसरे को कट कर दिया है। हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व ने एक दूसरे को कट कर दिया। वेटिंग फॉर नेम। अगर इंडिफरेंस कर्व ने एक दूसरे को कट कर दिया तो फिर आप देखें क्या हो रहा है। इनकंसिस्टेंसी आ गई है। इंडिफरेंस कर्व ने अगर एक दूसरे को कट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया है, तो फिर इनकंसिस्टेंसी आ गई है। जी जी बिल्कुल, फिजा ने सही कहा। इनकंसिस्टेंसी क्या आ गई है? इनकंसिस्टेंसी ये आ गई है कि पॉइंट ए जो कि इंडिफरेंस कर्व
1 के ऊपर लाई करता है। और पॉइंट बी फॉर एग्जांपल यहां पे हम लेते हैं, पॉइंट बी जो कि इंडिफरेंस कर्व 2 के ऊपर लाई करता है। उसी तरह से जो हमने पिछले अभी देखा था, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी में हमने देखा, जो हमने पहले देखा था कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इसका मतलब है ए बी इज मोर देन ए, बी इज मोर देन ए। और फिर क्या हुआ, पॉइंट सी आ गया। पॉइंट सी पे क्या हुआ, पॉइंट सी के ऊपर दोनों ने इंटरसेक्ट किया, दोनों इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब है कि बी जो इंडिफरेंस कर्व 1 और इंडिफरेंस कर्व 2 का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो गया पॉइंट सी के ऊपर। और हमने दूसरी बात यह भी पढ़ी थी कि इंडिफरेंस कर्व के तमाम कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। तो एक जानिब हमने कहा कि इस बेस के ऊपर कि जनाब जो हमने पहले पढ़ा था कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो आपने उसकी बेस के ऊपर ये चीज आपने डिफाइन की कि बी ए से बेहतर है क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व है वहां पे, तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दूसरी जानिब आपने कहा कि बी इज इक्वल टू सी एंड ए इज इक्वल टू सी। क्यों कहा ये, क्योंकि वो सी इंडिफरेंस कर्व 1 के ऊपर भी लाई कर रहा है और सी इंडिफरेंस कर्व 2 के ऊपर भी लाई कर रहा है, और तमाम कॉम्बिनेशन सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर विल यील्ड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब b इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू सी, तो दैट शोज दैट मस्ट बी b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b होना चाहिए हर जगह पे। अगर तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो हासिल कर रहा है इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, तो फिर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हर जगह पे होना चाहिए। दैट मीन बी और ए को भी बराबर होना चाहिए। लेकिन हमने इधर तो भी पढ़ा, जब ए और बी की जो बात की तो हमें तो सेटिस्फैक्शन लेवल बी में ज्यादा नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे कॉम्बिनेशन के अंदर ज्यादा प्रोडक्ट मिल रही है। तो दैट मीन्स कि ये इंटरसेक्ट करती, अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व का उसके खिलाफ जाएगी, उसको उसके निगेट कर देगी, उसकी नफी कर देगी। और इंडिफरेंस कर्व का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सब कॉम्बिनेशन जो कि एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मौजूद होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो अगर हम इंडिफरेंस कर्व को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा जो ये चीज थी, ए और बी को सी पॉइंट कहता है कि ए और बी को बराबर होना चाहिए, क्योंकि ए और बी हमारे सी पॉइंट के ऊपर कॉमन है। IC1 और IC2 इस पॉइंट के ऊपर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। लेकिन जब हम ए और बी को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि IC1 gives us less satisfaction than IC2, क्योंकि B is higher, B is on higher side at this point। क्लियर है जी? तो इस वजह से ये जो IC can नो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, नो इंटरसेक्शन, ICs can never intersect। Any issues? Then the last one, ICs never touches to axis। IC never touches to axis। IC and indifference curve never touches to axis। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी। इंडिफरेंस कर्व
कभी भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। अच्छा, अगर टच कर दिया तो क्या हो जाएगा जी? हम कहते हैं जी अच्छा जी चलें जी आपकी मर्जी, हम टच कर देते हैं। ये ले जी, ये टच कर दिया फॉर एग्जाम्पल इंडिफरेंस कर्व 1, इसने टच कर दिया। अब इंडिफरेंस कर्व 1 ने जब टच किया, नेगेटिव तो वैसे नहीं हो सकता। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन की, तो नेगेटिविटी तो वैसे ही चली गई। अब इंडिफरेंस कर्व ने एक्सिस को टच कर दिया। एक्सिस को टच करने से क्या होगा? क्या व्हाट विल हैपन? एक्सिस को टच करने से हैपन हियर दैट एट दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट ए and this point B. At this point A, we have certain y, that is y1, and x की क्या क्वांटिटी है? 0. x की क्वांटिटी 0 है। और इस पॉइंट के ऊपर B के ऊपर क्या है? B के ऊपर we have certain x1 for example, and y की क्वांटिटी क्या है? 0. जब y की या x की क्वांटिटी 0 हो गई तो इसका मतलब ये तो कॉम्बिनेशन ही नहीं था। दिस इज नॉट ए कॉम्बिनेशन। यू आर मेकिंग ए चॉइस दैट यू आर स्पेंडिंग ऑल द मनी ऑन प्रोडक्ट एक्स और यू आर चूजिंग प्रोडक्ट एक्स। हमारा तो इंडिफरेंस कर्व का काम ही वहां पे शुरू हुआ था जहां पे हमने कहा अच्छा यार दो चॉइसेस हैं या हमारे पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के अंदर से हमें क्या सेटिस्फाई ज्यादा ऑप्शन करेगी। अगर आपका कॉम्बिनेशन ही खत्म हो गया, आपने 0 कर दी कोई दूसरी क्वांटिटी, 0 कर दी, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन नहीं रहा। जब कॉम्बिनेशन नहीं रहा तो वो फिर इंडिफरेंस कर्व नहीं दे। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स that yield the same level of satisfaction. तो अगर एक्सिस को टच करेगी तो दैट मीन्स पे वहां पे वी विल हैव 0 ऑफ अदर प्रोडक्ट। इफ इट्स ए 0, इट इज नॉट ए कॉम्बिनेशन, दैट इज द ओनली दैट प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल ऑन द टेक्स्ट। जैसे एक्स के ऊपर किया तो एक्स की प्रोडक्ट है, वाई एक्सिस पे किया तो वाई सिर्फ अवेलेबल है, एक्स 0 हो गया। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंडिफरेंस कर्व की हैं, और ये प्रॉपर्टी आपसे क्वेश्चन कई दफा पूछा जा चुका हुआ। एक्सप्लेन एंड प्रूव आपसे पूछता ये है, एक्सप्लेन एंड प्रूव योर द इंडिफरेंस कर्व प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, वो उनकी प्रूफ मांगता है। यहां पे इंडिफरेंस कर्व है, किताब से देख लें, कंसोलिडेट करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, negatively sloped indifference curve will always slope from left to right. This is because if someone increases their consumption of one good in order to maintain the same level of satisfaction, they must decrease consumption of other goods. Then higher indifference curve equals higher level of utility. वही सारी डिस्कशन है। That lies right of the another represents a higher level. Another way of saying that this combination of goods on the curve that is further out preferred by a consumer is to be a combination of goods on lower indifference curve. ये हमने डिस्कस की। Convex to region, वही बातें। In this instance, convexity means being bowed to the origin. The shape of the curve has to do with how much of one good does a consumer want to exchange for another in order to maintain the same level of utility. Suppose a consumer has a high level of good A and a low level of good B. In order to reduce his consumption of good B and maintain the same level, would need to consume one more good of A. This is why indifference curves are straighter at the extreme. Cannot intersect.
जी अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड प्रॉब्लम को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, वही ट्रांजिटिविटी की बातें की कि अगर ए और बी बराबर है और बी और सी, ए इज इक्वल टू बी, ए if you remember A to good B and good B to good C, then it can inferred consumer also prefer good A to good C. वही जो बातें हमने ट्रांजिटिविटी की बातें की हैं कि हमारे पास कंसिस्टेंसी होगी और इंटरसेक्ट करेगा तो फिर वही बात हमारा वो जो हमने तरीके से किया था, ये बी पॉइंट के ऊपर बराबर हो गया, एफ इज मोर ई इज लेस, तो फिर वो मसला हो जाएगा जी कि आप दोनों चीजें एक ही बात, दो बातें एक वक्त में नहीं कर सकते। कर्व्स डू नॉट टचेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस इन डिफरेंस और शो दी कॉम्बिनेशन, हमने कॉम्बिनेशन की बात की है। तो अगर तो करेगी जस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट, just one consume just one of the product, and that would be the case, should be curved touch one axis of it. क्लियर है जी? स्लोप हमने बार बार बात की, स्लोप का आपके साथ डिस्कस हुआ, एमआरएस हमारी है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, ये हमने डिस्कशन कर चुके हैं। वही डिस्कशन है स्लोप की, ये आप यहाँ पे स्लोप हाई है, यहाँ पे स्लोप कम है, रीजन उसकी क्या है, डीएमआरएस, डीएमयू बेसिकली, और उसकी बेस के ऊपर डीएमआरएस। यहाँ पे स्लोप का एंगल देखें इतनी ज्यादा स्लोप है और इधर स्लोप का एंगल देखें कम हो गई, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से है, और उसकी ही एक एग्जांपल दी है जो हमने शर्ट्स और पैंट्स की एग्जांपल देखी थी, इसने डिफरेंट एग्जांपल दे दी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम कल फिर देखते हैं बजट लाइन के साथ इंशाल्लाह, कल हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बातें देखेंगे, पहले बजट लाइन उसके बाद से। हाँ जी, किसी को कोई डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग में? अलीशा, फिजा, फौजिया, हमदान, नुमान, शाजेद, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं, और कोशिश करें कि जब भी आप क्लास में से जाएं तो शाम में एक दफ़ा किताब से ज़रूर उसको देख लें, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चंस हैं उनको भी देखें। आई कैप ने बहुत अब आपके लिए बेहतर कर दी हुई ये चीज़ें कि अब आपको यू हैव दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक अवेलेबल, आपके स्टडी टेक्स्ट बेहतरीन अवेलेबल है, तो उससे फ़ायदा उठाएं। क्वेश्चन बैंक में से इसके क्वेश्चंस भी देखें जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग में वो काफ़ी दफ़ा ये होता है कि जी कि जब आपको क्लास में टीचर बता रहा होता है तो वो आसान लगता है, लेकिन जब आप उसको पेपर में क्वेश्चंस के एंगल से देखते हैं, क्यूरी के एंगल से देखते हैं, तो वो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आप कंफर्टेबल जितना ज़्यादा एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के साथ होंगे उतना आपके लिए पेपर में आसानी होगी। तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन बैंक को आप ज़रूर देखें, अपॉर्चुनिटी कास्ट के हवाले से, डीएमयू के हवाले से, डीएमआरएस के हवाले से, डिफरेंस कर्व के हवाले से जो जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर देखें, और कोई अगर उसमें भी क्यूरी है तो वो भी क्लास में डिस्कस करें। लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे इंशाल्लाह, लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।